ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं उपचुनाव की, और उपचुनाव में आपको बता दें कि एलनाबाद के उपचुनाव में अभय चौटाला ने एक बार फिर से जीत दर्ज कर ली है। हालांकि बीजेपी से जीत की बात की जाए तो वोटों का जो मार्जिन था, जो अंतर था, वो बेहद ही कम रहा। क्यों रहा, क्या अहम मुद्दे रहे, किस वजह से ये अंतर, बीजेपी को जो वोट मार्जिन था वो बढ़ा, ये तमाम अहम सवाल, और कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, ये अहम सवाल हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र अवस्थी वरिष्ठ पत्रकार हैं ब्रेक पर जाने से पहले, और धर्मपाल धनखड़ जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजेश कश्यप जी हैं। अ, राजेश जी, मेरा सवाल यही है कि कांग्रेस पूरी तरह से नकार रही है कि आला कमान ने किया था, हमने कुछ नहीं किया, और ये साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस का तो ये हार है ही नहीं। सौरभ जी, ये कांग्रेस की हार है और कोई अपने हरियाणा में कहावत है, अपनी लस्सी को कोई खट्टा नहीं बताता। जी। अब उसके कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन अगर सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से देखा जाए हम्म। तो कांग्रेस की अंदरूनी जो खींचातानी है वो इसके लिए जिम्मेदार है। हम्म। और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो आला कमान है वो सही ढंग से निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो उसके लिए भी ये हार जिम्मेदार है। हम्म। अब हरियाणा में पकड़ सबसे मजबूत तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की है। हम्म। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो एक किस्म से पिछले चुनाव में जो करिश्मा करके दिखा था, उस सबके सामने है। जी। तो यहाँ की जो अंदरूनी खींचातानी है वो इस जीत का एक कहना चाहिए का मुख्य कारण है। हम्म। अब दूसरा ये कि जो मैंने पहले बोला था, ये भावनात्मक लगाव था किसानों का, और हम्म। इसमें बाजी मार के दिखाई शुरू से ही दे रहे थे वो अभय सिंह चौटाला। और हम्म। अभय सिंह चौटाला को इस चीज का फायदा मिला है। तो हाल फिलहाल अगर जीत की बात करें तो वो किसानों की जीत है, अगर हार की बात करें तो ये कांग्रेस की भी हार है, और दूसरा सरकार की तो है ही हार। क्योंकि अगर आप जीत के मार्जिन की अगर आप बार बार बात करते हैं, और एक पार्टी की तरफ से भी आपके आगे के मार्जिन घटा है, जी। तो ये आप देखिएगा कि इस इलेक्शन में एक सत्तारूढ़ सरकार जो जितने भी हथकंडे अपना सकती है, जितने भी वो ताकत लगा सकती है, जिस रूप में भी लगा सकती है, उसके बावजूद भी ये सीट अगर आ रही है सरकार तो सॉरी सॉरी। जी। चलिए, कोई नहीं, मैं रुक करता हूँ। आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि कहीं ना कहीं नैतिक तौर पर मानना पड़ेगा कि हार है तो हार को स्वीकार करना पड़ेगा। एक दूसरे पर आप उसकी जिम्मेदारी ठीकरा नहीं फोड़ सकते। धर्मपाल धनखड़ जी, मेरा सवाल यही था कि आगामी अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव के हरियाणा में, कांग्रेस की हार, बीजेपी का दूसरे नंबर पर रहना, और इनेलो की जीत, इनेलो इन तीनों पार्टियों के परिप्रेक्ष्य से किस नजरिए से देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में जमीन मजबूत करती नजर आएगी? अगर वर्तमान चुनाव को देखें, जी। दलों का मुकाबला जो था वो हम्म। सिर्फ बीजेपी के साथ साथ में जो है हम्म। कार्यकर्ता की जो पार्टी का भी सहयोग उनको मिल रहा है। जी। बात काटा पार्टी या सब के बावजूद हम्म। धनपाल जी, आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल खामी की वजह से। मैं धीरेन्द्र जी आपके पास जाना चाहूँगा। मेरा वही सवाल है, तीनों पार्टियों की बात की जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव में किस नज़रिए से देख रहे हैं? अगर मैदान की बात की जाए तो फाइट आने वाले समय में किस में देखी जा सकती है? नहीं, सिर्फ इलाहाबाद की बात कर रहे हैं या पूरे प्रदेश की? इलाहाबाद के उपचुनाव को लेकर आने वाले पूरे प्रदेश की। पूरे प्रदेश में तो आने वाला चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होने वाला है। जी। इलाहाबाद तो सीट एक ऐसी सीट थी कि जहां आवाज आ रही। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, इलाहाबाद तो एक ऐसी सीट थी जहां चौटाला परिवार का, देवीलाल के परिवार का दबदबा रहा है हमेशा, जी। और ये लड़ाई भी चौटाला वर्सेस चौटाला ही थी एक तरीके से। हम्म। तो उसमें अभय चौटाला ने जो जो कुछ अपना दांव में लगाया था, हम्म।
वो कामयाबी उनको मिली है। और फिर उन्होंने आज बयान दिया कि एक बार फिर इस्तीफा देना पड़ा तो देंगे किसानों के लिए। तो मुझे लग रहा है कि जो दांव उन्होंने खेला था उसमें वो कामयाब रहे। सियासत में मैसेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जी और एक मैसेज उनको देना था, अपनी पार्टी को आगे ले जाना है, क्योंकि आज खोने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। जी तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो चौटाला वर्सेस चौटाला की लड़ाई में चौटाला कामयाब हुए। जी जी बिल्कुल यकीनी तौर पर अगले चुनाव में नए तरीके से रणनीतियां बनेंगी। बिल्कुल, जिस तरीके से चौटाला वर्सेस चौटाला की जिस तरीके से आपने बताया लड़ाई में चौटाला ही कामयाब हुए हैं। और बीजेपी की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर रही है। धर्मपाल जी, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, धर्मपाल जी, मेरा सवाल ये है कि नैतिक हार कहा है बीजेपी ने और आईएनएलडी ने, दोनों ही पार्टियों ने, उसको किस तरीके से देखा जाए? बीजेपी की नैतिक हार हुई है, आईएनएलडी की कहाँ हार? जी वही मैं कह रहा हूँ, आरोप लगाया है ना देखिए, आरोप जो है बीजेपी की नैतिक हार को लेकर आईएनएलडी ने आरोप लगाया है। जी, कोई दो राय नहीं है कि हॉर्स ट्रेडिंग की हुई है और उपचुनाव था, सरकार पूरी तरह से काबिज है। तो उसमें सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप भी जाहिर है कि लगने थे और उनका दुरुपयोग हुआ भी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। तो और इसीलिए कहा जाता है कि चुनाव का परिणाम जो है वो आमतौर पर सरकार की तरफ जाता है। अगर सरकार की तरफ नहीं जाता है, सरकार के खिलाफ जाता है, तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए ये चिंता का विषय है कि उनके काम जो है, उनके कामों से जनता संतुष्ट नहीं है। और ये सीधा संकेत है। तो जहाँ भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार को भी ये समझ लेना चाहिए कि जनता उनके खिलाफ खड़ी है, जबकि जेजेपी का उनको साथ मिला हुआ है, कांडा की पार्टी का उनको साथ मिला हुआ है, तब भी उनकी पार्टी का उम्मीदवार हार जाता है। इस स्थिति में तो निश्चित रूप से ये सरकार के लिए खतरे की घंटी है। तो ये उनको सोचना चाहिए, जेजेपी और बीजेपी जो गठबंधन है उनको भी सोचना चाहिए कि 2024 का चुनाव को गठबंधन बना करके लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे। क्योंकि पिछला चुनाव जो है जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ लड़ा था। तो उसी मैंडेट के आधार पर अगर हम देखें तो जेजेपी जो है वो अभी बहुत कुछ कर नहीं पा रही है। हाँ, सरकार के साथ जरूर सरकार को बनाए हुए है। तो ऐसी स्थिति में सरकार और जेजेपी दोनों के लिए, बीजेपी और जेजेपी दोनों के लिए ये खतरे की घंटी है। बिल्कुल, दोनों ही पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है, बीजेपी और जेजेपी के लिए। और वही अपनी पीठ की बात की जाए तो बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने थोड़ा मार्जिन जीत का कम कर दिया इनेलो का। ये एक अहम सवाल बना हुआ है। इलाहाबाद उपचुनाव में इनेलो ने एक बार फिर से परचम लहरा लिया है। जीत के बाद अभय चौटाला ने किसानों को श्रेय दिया है। मेरा सवाल है धीरेन जी, क्या किसानों के आधार पर ही राजनीति की जाएगी हरियाणा में? मुझे लगता है ऐसा कि अगला विधानसभा चुनाव में किसान एक बड़ा मुद्दा होगा। क्योंकि आपको याद होगा बड़ौदा बाई इलेक्शन में बीजेपी हारी थी जी, तब भी इसको ये तीनों कृषि कानून का मुद्दा उस समय भी था। तभी यही बात कही गई थी कि ये तीनों काले कानून के खिलाफ किसानों का जनमत है, एक तरीके से ये लोगों का जनमत है जी, और आज भी वही बात है। तो मुझे ये लगता है कि ये मुद्दा इतना सीरियस हो चुका है और जितने लोगों ने इस आंदोलन के दौरान अपनी जानें गंवाई हैं, तो जिस गांव से या जिस घर से किसी व्यक्ति की डेथ हुई है जी, तो वो तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी भूलने वाला है। और अगले चुनाव तक ये यादें जेहन में रहेंगी लोगों की जी। और ये निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा रहेगा ये। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। और ये एक अहम सवाल भी है कि किसानों का मुद्दा बेहद बड़ा आने वाले समय में देखा जा सकता है। धर्मपाल जी, मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से किसानों के मुद्दे को लेकर ही राजनीति की जा रही है, आने वाले समय में ज़मीनी स्तर पर क्या देख पा रहे हैं कि किसानों के आंदोलन के सहारे ही अब राजनीति करेंगी राजनीतिक पार्टियां? किसानों के और जी, और इसके साथ सर यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है जी, आम जनता से जुड़ा हुआ है, जिसको अभी विपक्षी पार्टियां जो है जनता की आवाज बन करके नहीं उठा पा रही। तो ऐसी स्थिति में विपक्षी पार्टियों को लगता है कि किसानों का मुद्दा ही उनकी बेहतर पार कर देगा, जबकि वास्तव में जरूरत है बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बनाने की। आम आदमी को जिस तरह से कोरोना काल में हमने देखा कहाँ इलाज मिला था, इतनी बुरी हालत हुई थी, पूरा सिस्टम जो है पूरे देश में जो है स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थी। ऐसी स्थिति में अगर आप ये मानते हैं कि सरकार जो है बहुत सफलतापूर्वक काम कर रही है,
और सरकार को कहीं सुधार करने की जरूरत नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार की नासमझी है और सरकार को अपने कार्य प्रणाली को सुधारने की जरूरत है और विपक्षी पार्टियों को भी खुलकर मैदान में आने की जरूरत है जनता के मुद्दों को लेकर। बिल्कुल, जनता के मुद्दों को लेकर ही चुनाव लड़ा जाता है और ज़मीनी मुद्दों को सुधार कर ही पार्टियां सत्ता में काबिज होती है। एक अहम सवाल है धनपाल जी का, जो आपने जो बात कही है बहुत अहम बात है। राजेश जी, जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं फिसल गए ऐलनाबाद में, बात की जाए बीजेपी की और कांग्रेस की, पूरी तरह से नहीं बन पाई रणनीति। जी जी सौरभ जी, मैंने पहले ही बताया था कि दूसरे मुद्दे हाशिए पर चले गए, गौण हो गए, लेकिन किसान केंद्र में आ गया। और किसान का जब हम जिक्र करते हैं तो किसान से सारी चीजें ही जुड़ी हुई होती हैं वैसे तो, लेकिन इस वक्त जो किसान का जिक्र हो रहा है, किसान का मतलब है जो कृषि से संबंधित 3 कानून है उसके विरोध में जो आक्रोश है किसानों का, जो विरोध है वो अहम हो जाता है। नहीं तो किसान तो एक जरिया है गांव का, ग्रामीण का, देहात का, उसके से सारी चीजें ही लिंक करती हैं जी। तो अब जब ये किसानों से संबंधित होगा मुद्दा, और खासकर किसानों के लिए ही अब सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था, तो वहीं जाके लिंक जुड़ गया था। अब जब अगर भविष्य की बात करते हैं तो भविष्य में लगता नहीं कि सिर्फ एक ही मुद्दा हावी रहेगा, कई मुद्दे हावी हो जाएंगे। अभी तो मुख्य मुद्दा तो यही रहेगा, 3 जो कानून है। अगर इसके संदर्भ में कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया सरकार ने, मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, तो ये अहम केंद्र में रहेगा। लेकिन साथ में मैंने जिक्र किया, बेरोजगारी है या फिर भ्रष्टाचार भी है या फिर जो दूसरे और भी चीजें जुड़ी हुई हैं, जो जितने सपने दिखाई थे अच्छे दिनों के, वो चीजें, वो सारी चीजें आ जाएंगी। अब जो वीडियो वायरल हो रहा था, आम आदमी भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है। ये दूसरी बात है कि राष्ट्रीय चैनल उसको तवज्जो नहीं देते, लेकिन अगर आप नब्ज पकड़े तो आम आदमी जो होता है वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है। अब अगर हरियाणा के संदर्भ में अगर हम बात करें सौरभ जी, तो उसमें अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमांड मिलती है कांग्रेस का, तो ये कांग्रेस बहुत मतलब हद तक ये कह सकता हूँ कि अगली सरकार कांग्रेस की हरियाणा में बन सकती है। लेकिन इस बीच में आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं और अब बीजेपी और जेजेपी का तो हल्का पलड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि जो जेजेपी की अगर बात करें तो अगला मुख्यमंत्री सही तरीके से दिखाई देने लग गया था दुष्यंत के रूप में, लेकिन क्योंकि जो बीजेपी के अगेंस्ट उन्होंने चुनाव लड़के फिर बाद में उनको समर्थन दिया, तो एक गलत मैसेज है पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में, तो वो तो प्रदर्शन नहीं करते दिखाई देगी जेजेपी। और जो अहम सरकार थी, जो 5 साल सरकार चली बहुमत की बीजेपी की, तो उसमें वायदे पूरे नहीं हो पाए, तो जनता ने सोचा कि सरकार को 5 साल ही मिले हैं, तो हो सकता है दूसरे प्लान में आ जाए। ये तो तमाम पूरे नहीं, ये तमाम ऐसी बातें हैं। बिल्कुल राजेश जी, आपने बिल्कुल सही बात बताई है। जो वादे थे वो वादे कहीं ना कहीं जनता से छूट गए और जो जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ना था वो नहीं लड़ पाई पार्टियां आपस में ही आरोप प्रत्यारोप करती रही एक दूसरे पर, और विकास की बात जो थी वो कहीं ना कहीं छूट गई। बात कांग्रेस की जाए, बात बीजेपी की जाए। धीरेन्द्र अवस्थी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके चर्चा में शामिल होने के लिए, समय निकालने के लिए। धनपाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश कश्यप, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी के मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया खबर फास्ट पर समय देने के लिए, समय निकालने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आखिरकार ऐलनाबाद में इनेलो का परचम लहरा गया। बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी के गोविंद कांडा दूसरे नंबर पर रहे हैं। बीजेपी अपनी पीठ ठोक रही है, थपथपा रही है कि हमने कुछ मार्जिन से बढ़त हासिल की है। वहीं इनेलो ये कह रही है कि बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग की है, वोटों की खरीद फरोख्त की है। लेकिन इस बीच पवन बेनीवाल की कांग्रेस की तरफ से जो लड़े थे उपचुनाव, उनकी जमानत जब्त हो गई, पूरी तरह से जमानत जब्त है। लेकिन आने वाले समय में जनता क्या रुख अपनाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ऐलनाबाद की उपचुनाव की सीट की बात की जाए तो इनेलो की जीत एक बार फिर से है। कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर।